नमस्कार, मैं अलका नैथानी, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र विभाग, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड। आज का हमारा विषय है स्वतंत्रता के पश्चात पाठ्यक्रम निर्माण में लिंग की भूमिका। आज के दौर में जब हम देखते हैं कि महिलाएं पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, तो इसका एक मुख्य कारण उनकी शिक्षा है। किंतु आज़ादी से पूर्व ऐसा नहीं था। पुरुषों और स्त्रियों की शिक्षाओं में असमानता थी, जिसे दूर करने के लिए विभिन्न शिक्षा आयोगों के माध्यम से स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। इसमें सबसे पहले आता है राधाकृष्णन आयोग। राधाकृष्णन आयोग का कहना था कि शिक्षित स्त्रियों के बिना शिक्षित पुरुष नहीं हो सकते। उन्होंने जो सुझाव दिए उनमें सबसे पहला है नारी को सुमाता एवं गृहिणी बनाने की शिक्षा, और इसके लिए उन्हें गृह विज्ञान जैसा विषय पढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही स्त्री शिक्षा में सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। कई बार बालिकाएं इसलिए विद्यालय नहीं जाती हैं कि विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है, तो ऐसी सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। तीसरा, स्त्रियों को गृह प्रबंध की प्रेरणा और अवसर दिए जाने चाहिए। चौथा, अध्यापिकाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। और अन्य है बालिकाओं को समाज में समान स्थान दिलाने वाला पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। अगला है राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958। श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में इस समिति का निर्माण हुआ, जिसका प्रमुख कार्य था कि वह महिलाओं के शिक्षा के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करे। इसमें उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए। सबसे पहला, केंद्रीय सरकार महिला शिक्षा को कुछ समय के लिए विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार करे। दूसरा, केंद्र सरकार स्त्री शिक्षा का निश्चित अवधि के लिए योजनाबद्ध विकास करे। तीसरा, केंद्र सभी राज्यों में महिला शिक्षा के विस्तार की नीति निर्धारित करे एवं इसके लिए पर्याप्त धन दे। चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा का प्रसार करे। पांचवा, स्त्री पुरुष शिक्षा में विषमता की समाप्ति हो। छठा, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किया जाए। सातवां, राज्यों में भी शिक्षा की राज्य परिषदों का निर्माण होना चाहिए। अगली समिति है राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद 1959, जिसके प्रमुख कार्य थे बालिका शिक्षा एवं प्रौढ़ स्त्री शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर सरकार को परामर्श देना, बालिका एवं प्रौढ़ स्त्री शिक्षा के प्रसार एवं सुधार के लिए लक्ष्यों एवं नीतियों के विषय में सुझाव देना। तीसरा, इन दोनों क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन देना एवं स्त्री शिक्षा के पक्ष में जनमत निर्माण हेतु उपाय सुझाना, और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का समय अनुसार मूल्यांकन करना व भावी कार्यक्रम की प्रगति पर दृष्टि रखना। अगली समिति है हंसा मेहता समिति 1962। हंसा मेहता समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला, विद्यालय स्तर पर बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्त्री और पुरुष के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कार्यों में भेदों के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला कमीशन है कोठारी कमीशन 1964। इन्होंने महिला शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा तीनों क्षेत्रों में अपने सुझाव प्रस्तुत किए। सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा में सुझाव, उसमें उन्होंने बालिकाओं में अनिवार्य शिक्षा के प्रसार हेतु विशेष प्रयास करने पर बल दिया। दूसरा, प्राथमिक विद्यालयों में सह शिक्षा के लिए जनमत का निर्माण किया जाना चाहिए। तीसरा, उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए अलग विद्यालयों की स्थापना। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाएं जो किशोरावस्था में आने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती हैं, उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ता है, उनके लिए अलग से विद्यालयों की स्थापना की जाए ताकि अभिभावक उन्हें स्कूल्स में भेजें। चौथा, बालिकाओं को मुफ्त पुस्तकें, लेखन सामग्री व वस्त्र देकर शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यह माना जाता है, भारतीय समाज में यह माना जाता है कि बालिकाओं को शिक्षा देना अनुत्पादक कार्य है, उन्हें आगे चलकर घर ही संभालना है और उनकी शिक्षा पे खर्च करना व्यर्थ है। अतः बालिकाओं को स्कूल लाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें मुफ्त पुस्तकें, लेखन सामग्री और वस्त्र आदि देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे है माध्यमिक शिक्षा। इसमें कोठारी कमीशन ने सबसे पहले प्रावधान दिया
कि बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों की स्थापना की जाए और जहां संभव ना हो वहां अधिक संख्या में अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाए ताकि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने में संकोच ना करें। दूसरा, बालिकाओं के लिए छात्रावास एवं यातायात के साधनों की सुविधा। ऐसे दुर्गम स्थानों में जहां पर कि स्कूल जाना बहुत ही कठिन है, दुष्कर है, उसके लिए वहां पर स्कूल में छात्रावासों की सुविधा दी जाए और उनके लिए यातायात की साधना दी जाए। तीसरा है बालिकाओं हेतु छात्रवृत्ति एवं व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ। बालिकाओं को भी व्यावसायिक शिक्षा जैसे वाणिज्य, कृषि, विज्ञान आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि वो भी इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकें। उच्च शिक्षा। पहला, छात्रवृत्तियों एवं मितव्ययी छात्रावासों की व्यवस्था करके। अक्सर निर्धन वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय या उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते, इसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति एवं मितव्ययी छात्रावासों की सुविधा करके उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरा, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देना। तीसरा, पूर्व स्नातक स्तर पर बालिका कॉलेजों का निर्माण करना। चौथा, बालिकाओं को कला, विज्ञान, मानव शास्त्र आदि पाठ्य विषयों में से चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान करना। इसके अतिरिक्त कोठारी कमीशन ने अन्य सामान्य सुझाव दिए। पहला, स्त्री शिक्षा की समस्याओं के निवारण हेतु ठोस कदम उठाए जाएं, जैसे कई विद्यालयों में उपयुक्त शौचालय की व्यवस्था, छात्रावास की व्यवस्था, यातायात के साधनों की व्यवस्था नहीं होती, तो इनका निवारण किया जाना चाहिए। दूसरा, स्त्री व पुरुष शिक्षा के मध्य विषमता को दूर करने के लिए योजना का निर्माण करना चाहिए। तीसरा, स्त्री शिक्षा के संरक्षण हेतु केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर प्रशासकीय संगठनों का गठन किया जाना चाहिए। चौथा, घरेलू महिलाओं हेतु अंशकालीन रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि वे अपने घरेलू कार्य के अतिरिक्त आय के साधन जुटा सकें। पांचवा, अविवाहित महिलाओं के लिए पूर्णकालीन रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा स्त्री शिक्षा, इन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला, लड़कियों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का चरणबद्ध कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, जिससे देश के प्रत्येक वर्ग की लड़कियों को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हो सके। दूसरा, वर्ष 1995 तक 15 से 35 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा का समय समय पर चरणबद्ध कार्यक्रम चलाना चाहिए। जो महिलाएं किसी वजह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं, उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करना चाहिए। तीसरा, शिक्षा का महिलाओं की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन लाने की एक पद्धति के रूप में प्रयोग। महिलाओं की समाज में जो निम्न स्थिति है, उसमें परिवर्तन केवल शिक्षा के माध्यम से लाया जा सकता है, इसी रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए। चौथा, महिलाओं को अधिकार दिलाने में शिक्षा की मध्यस्थ भूमिका के रूप में स्थापना। संविधान ने महिलाओं को अनेक अधिकार दिए हैं, वे उनको भली भांति समझ सकें, उनको प्राप्त कर सकें, उनका प्रयोग कर सकें, इसके लिए शिक्षा की महती भूमिका है, इसके लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। पांचवा, नवीन पाठ्यक्रम से मूल्यों का नवीनीकरण। आधुनिक शिक्षा के द्वारा महिलाओं को नवीन मूल्यों का विकास करना चाहिए। अगला है आचार्य राममूर्ति समिति 1990। इन्होंने मुख्य जो सिफारिशें दी वो इस प्रकार हैं। पहला, योग्य छात्राओं को यूनिफॉर्म, पुस्तकें तथा छात्रवृत्ति प्रदान करना। दूसरा, महिला शिक्षकों की अधिक संख्या में नियुक्ति। तीसरा, छात्राओं के विद्यालय गमन हेतु परिवहन की व्यवस्था। चौथा, सह शिक्षा वाले विद्यालयों में अधिक संख्या में अध्यापिकाओं की नियुक्ति करना। पांचवा, उच्च शिक्षा की व्यावसायिक धारा में जाने हेतु प्रोत्साहन। छठा, स्त्री शिक्षा के लिए अलग से धन का प्रावधान एवं छात्रावासों की स्थापना। इसके अलावा भी सरकार ने कई अन्य प्रयास किए हैं जिससे कि महिला शिक्षा को, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिले, जो इस प्रकार हैं। स्कूल चलो अभियान, वे बालिकाएं जो अपना स्कूल बीच में ही छोड़ देती हैं, उन्हें स्कूल लाने के लिए स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सबके लिए शिक्षा अभियान,
कक्षा 8 तक की सभी छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण, महिला समाख्या की स्थापना ताकि महिलाएं सशक्त हो सकें, और छठा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना, जिससे कि दुर्गम स्थानों की अनुसूचित जाति और जनजाति की जो बालिकाएं हैं उनको आवासीय विद्यालय प्राप्त हो सके। अब है छिपा हुआ पाठ्यक्रम, हिडन करिकुलम। इस पाठ्यक्रम से अभिप्राय ऐसे पाठ्यक्रम से है जो कहीं भी लिखित तो नहीं होता, लेकिन स्कूल की गतिविधियों में परोक्ष रूप से शामिल होता है। यह विद्यालय अनुशासन, शिक्षण विधियों, अभ्यास कार्यों एवं व्यवस्था में दृष्टिगोचर होता है। जैसे अनुशासन में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अलग अनुशासन की व्यवस्था और लड़कों के लिए अलग अनुशासन की व्यवस्था, लड़कियों को विद्यालय की साज सज्जा के कार्यों में सम्मिलित करना और लड़कों को अन्य भारी भरकम कार्य देना। तो ऐसी व्यवस्था कहीं ना कहीं लिंग भेद को बढ़ावा देती है। अगला है यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन। यौन शिक्षा मानव यौन शरीर रचना, मानव यौन गतिविधि, प्रजनन, स्वास्थ्य, मानव यौन व्यवहार, यौन संयम, यौन अधिकार एवं गर्भ निरोध सहित विभिन्न मानव कामुकता से संबंधित विषयों का शिक्षा के माध्यम से वर्णन करना है। बच्चों को यौन शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि उनकी किशोरावस्था में जो सेक्स के प्रति जिज्ञासा है वो शांत हो सके और वे यौन अपराधों से बचें। धन्यवाद।